This conference will now be recorded. Good morning, everyone. Today we are going to cover exercise 1.2 जिसमें 1 on 2 के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और मेरे ख्याल से हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था। एग्जांपल 10 भी सॉल्व कर लिया था। 12 11 हो गया था। 12 का क्या है, 12 भी समझा दिया था। केस वाइज बनाना। क्लियर है क्या? Yes, sir. What about example Yes. number 13? Show that an onto function 1 2 3 से 1 2 3 is always 1 1 होगा ही 1 1 और अगर 1 1 है ये तो onto भी होगा 1 2 3 है 3 एलिमेंट से। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। डेफिनेशन काफी अच्छे से आप लोग समझ गए हैं। 1 1 क्या होता है, onto क्या होता है। देव धारीवाल वीडियो ऑन रहेगा। अनुभव वर्मा नॉट अवेलेबल कौन है? गुड। तो चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को और कैसे अप्रोच करना है, सारी बातें करने वाले हम लोग। और अगर मैं डिटेल में बात करूं तो देखो, फंक्शन आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। फंक्शन जो है वो आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में हम अगर 11 से स्टार्ट करूं कि 11th में क्या पढ़ते थे, तो फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है ये सारी आप बात करते थे, ठीक है। और फंक्शन के बारे में जो आप बात करते थे तो ये होता था कि आप उसके डोमेन के बारे में पहले पढ़े, ठीक है। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, बहुत बेसिक से आप पढ़े। सबसे पहले तो आपने यही पढ़ा था कि फंक्शन जो होता है उसको कोई फंक्शन जो है वो फंक्शन है या नहीं है, ये आप सॉरी कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं है ये आप पता लगाते थे। और वो पता लगाने के लिए आप जो है वर्टिकल लाइन टेस्ट करते थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते थे, बताइए। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो सकता है। तो वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को दो जगह कट कर जाए मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो 1 1 टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। दो अलग अलग आउटपुट के एक इनपुट नहीं हो सकते। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूं तो क्योंकि फंक्शन चल रहा है, फंक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन में ज्यादा कुछ बताने को नहीं था, बट जहां पे हम 1 1 on 2 की बात करने लगते हैं हमको थोड़ा सा फंक्शन के डेप्थ में जाना पड़ता है और फंक्शन का बेसिक नेचर क्या है वहां से हमको चीजें लेके बात करनी पड़ती है। ऐसे ऊपर ऊपर 1 1 on 2 पढ़ने से कोई बहुत ज्यादा वो कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार कि आपको फंक्शन स्टार्टिंग से क्लास 11 से आप क्या क्या पढ़े हो वो सारी चीजें एक बार रिकॉल करते हैं। मे बी कि कुछ आपको आप उसको जो है कोरिलेट कर पाए कि क्या है एक्चुअल में फंक्शन के बारे में इतनी डेप्थ में क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ तक क्यों सारी चीजें जो है वो आ रही है। सो लेट्स सी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल लाइन टेस्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में अगर आप देखो तो बच्चे कंफ्यूज भी काफी होते हैं कि ये क्या चीज है। इसमें एक कंपोजिट फंक्शन भी हालांकि आ जाता है जो कि आपके अभी सिलेबस से हटा दिया है, कि कंपोजिट फंक्शन हटा ही दिया है, सिलेबस ही हटा दिया, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा। तो पहले तो मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। और कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
यू कैन सी द स्क्रीन, ओके। देखिए आप बोलेंगे कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है बताइए? ये ग्राफ फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि 3 के लिए 2 आउटपुट दिखा रहा है, एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट दिखा रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? किसी भी एक इनपुट के लिए अगर 2 आउटपुट आ जाए तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो गया है, इसलिए इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में, Yes, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में ये होता है, वहां से पता चलता है ये 1 1 है कि नहीं है। जैसे ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, एक्स स्लाइडर एच, देखो यहाँ पे। अब बताओ ये 1 1 है क्या? 1 1 बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या हो रहा है? ग्राफ कई जगह कट रहा है ना। Yes, sir. जैसे यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू आ रही है, देखो ये 2-3 वैल्यू आ गई और सबके पॉइंट अलग अलग आ गए। तो ये 1 1 नहीं होगा। यहाँ इधर तक तो 1 1 था, इधर ऊपर तक, ठीक है, देख लो यहाँ ऊपर तक था 1 1, लेकिन इस इंटरवल के बाद से जहाँ ये कटना चालू हो गया, एक से ज्यादा पॉइंट, वो 1 1 नहीं रह गया, फिर नीचे भी 1 1 है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे डोमेन में ये 1 1 नहीं है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज दिमाग पर रखनी है। देखो ऑन-टू का कांसेप्ट बड़ा एकदम सिंपल से लैंग्वेज में ये है। ऑन-टू का मतलब होता है पूरा का पूरा भरा हुआ होना चाहिए। भरा हुआ होने का मतलब होता है कि रेंज जो है वो पूरा का पूरा कोडोमेन के इक्वल है, फुल्ली एम्प्टी कहीं पे भी नहीं है, वो चीज पूरी तरह से भरा हुआ है वो सेट, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट जो है वो आउटपुट आ रहे हैं, वो इमेज बन रहे हैं, यही इसकी पहचान है। कुल मिला के ऑन-टू का कनेक्शन रेंज से है और 1 1 का कनेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपके दिमाग में रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि 2 इमेज अगर हैं और दोनों इमेज अगर बराबर हैं तो प्री इमेजेस अलग अलग अगर हो गए, वो भी अगर बराबर नहीं हुए तो 1 1 नहीं है। और अगर बराबर हो जाते हैं, इमेज बराबर है, प्री इमेज बराबर है, तो 1 1 है। लेकिन इमेज बराबर है और प्री इमेज अलग अलग है, मतलब वो मेनी 1 है, वो 1 1 नहीं है। ये बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि बात अगर समझ में आएगी तभी आप लिख पाएंगे। जो चीज समझ में आती वही हम लिख सकते हैं। जिन बातों को हम नहीं समझते, हमारा दिमाग नहीं एक्सेप्ट करता है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते, या लिखेंगे तो गलत ही लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे। क्लियर है? तो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट अगर पकड़ में आ गया और फिर तब आप डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि आप बुक के हिसाब से चले जाएंगे और बुक में ऐसा ऐसा लिखा करके आप समझने लगेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आंसर कैसे लिखना है, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें जो आपको समझना है अभी आपके 12th बेसिस पे। और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भले ही हम लास्ट में पढ़ रहे हैं। कुछ रीजन था कैलकुलस जल्दी स्टार्ट करने का, तो उस चक्कर में ये टॉपिक आपको छूट ही गया था। चलिए कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। कौन पढ़ेगा पहला क्वेश्चन? वंश पढ़िए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी वंश? यस सर, यस। चलिए आपको पढ़ना है अगला क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। यस सर। Okay, please read the first question. Can you see the question on the screen? Yes sir. Show that the function f defined from R to R defined by f of x equals to 1 by x is 1 1 and onto, where R is the set of all non-zero real numbers. Is the result true? Is if the domain R is replaced by n with codomain being same as R. क्या मतलब है इसका?
क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर फंक्शन डिफाइंड है R to R और हमें फंक्शन दिया है f of x इक्वल्स टू 1/x, तो पहले इसको 1 1 प्रूव करेंगे। f of x इक्वल्स टू f of y करके फिर f of x इक्वल्स टू f of y। f of x तो 1/x है। चलिए 1 1 के बारे में बात करते हैं। इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका डोमेन क्या है। R asterisk is the set of all non-zero real numbers। non-zero real number क्या होते हैं? वो सारे रियल नंबर जिसमें जीरो नहीं आएगा। वैसे ही आपको पता है कि डोमेन में जीरो नहीं रख सकते। बहुत बेसिक की बात है, ये आप डोमेन रेंज में पढ़ चुकी हो। Is the result true if the domain R set R asterisk replaced by n? अब बोलता है कि अगर डोमेन को हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें और लेकिन अभी भी कोर डोमेन जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर ही रहे, तब फिर उसी बात को चेक करने बोलता है। तो ये दो डोमेन में ये क्वेश्चन है। पहला डोमेन तो यही है कि नॉन जीरो रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, दूसरे सारे नेचुरल नंबर पे बात कर रहे हैं, लेकिन इसका कोर डोमेन जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर ही है। क्लियर है क्या बात? चलिए 1 1 के बारे में बात करते हैं। 1 1 अगर आपको ये प्रूव करना है तो कैसे इसका 1 1 कैसे लिखेंगे? तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम कि f of x1 जो है वो किसके इक्वल है? f of x2 के। ये इसका मतलब ये हुआ कि 1/x1 जो है वो 1/x2 के इक्वल है। बताओ अगर रेसिप्रोकल इक्वल है तो नंबर इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं सर। होते हैं। अच्छा अगर इसको ग्राफ से अगर इसको कनेक्ट करके देखें तो ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन में पास होगा कि नहीं होगा? ग्राफ अगर इसका आपको याद हो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में भी पास, हॉरिजॉन्टल टेस्ट में भी पास हो जाएगा ये ग्राफ। तो ये 1 1 है। ये समझ में आ रहा है क्या? ये जस्ट क्रॉस चेक करने की चीजें हैं कि आपको वो आप नहीं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो 1 1 आपने समझ लिया जब नॉन जीरो रियल नंबर है। क्या होगा अगर नेचुरल नंबर रहेगा? तो अगर नेचुरल नंबर रहेगा तो क्या ये 1 1 है? तो आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, उसका भी रेसिप्रोकल आपको मिल जाएगा। हाँ, रेसिप्रोकल जरूर नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोर डोमेन वैसे भी सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, जीरो तो आउटपुट में आएगा नहीं। जीरो आउटपुट में क्यों नहीं आएगा बताओ? रेंज में क्यों नहीं आएगा जीरो? क्योंकि जीरो होने के लिए इस एक्सप्रेशन में x को क्या होना पड़ेगा? इनफाइनाइट होना पड़ेगा। और इनफाइनाइट कोई चीज नहीं होती, इट इज नॉट डिफाइंड। आप रख नहीं सकते, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन। क्लियर है क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड। यहाँ पे भी यही चीज करेंगे। Yes, sir. f of x1 is equal to f of x2। इसका मतलब ये हुआ कि 1/x1 is equal to 1/x2, और इसका मतलब यहाँ पे भी है। तो कुल मिला के बात तो ये है कि दोनों ही डोमेन में, चाहे वो आप नॉन जीरो रियल नंबर लीजिए चाहे आप नेचुरल नंबर लीजिए, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है 1/x जो है वो 1 1 है दोनों ही सिचुएशन में। समझ में आ रहा है क्या? चलिए ऑन टू के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी ऑन टू के बारे में बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, तो जब भी 1 1 के बारे में बात करते हैं उसका डोमेन ज्यादा हाईलाइट होता है, क्योंकि वही आप रखते हो ना। देख लो f of x1 x2 कुल मिला के आखिर में वही बराबर होते हैं। लेकिन जब आप ऑन टू डिस्कशन करते हो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईलाइट वाली जो चीज होती है वो कौन सी चीज होती है? कोर डोमेन। कोर डोमेन पे फोकस किया जाता है, इसके रेंज पे फोकस किया जाता है। करेक्ट। चलिए इसे फोकस करते हैं। फंक्शन अभी है r स्टार टू r स्टार, नॉन जीरो रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर फंक्शन है। y is equal to, let us assume y is equal to 1/x। ठीक है, अभी बताइए कि x जो होगा वो क्या होगा? 1/y लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे आके वापस से आप डोमेन निकाल लीजिए। इस पॉइंट पे आके आप वापस डोमेन निकाल लीजिए। ठीक है, क्लियर है क्या? यस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डोमेन निकाल लें वही रेंज हो जाएगा। तो y के लिए जो डोमेन निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा? x के लिए रेंज हो जाएगा। तो यहीं से आप देख के बता सकते हैं कि रेंज क्या होगा। रेंज ऑफ फंक्शन या रेंज ऑफ fx क्या होगा, यहीं से मालूम चल रहा है। सारे रियल नंबर रख सकते हैं, जीरो नहीं रख सकते।
y पे, वही रेंज हो रहा है ना, डोमेन को ही तो रेंज बोलते हैं एक्सचेंज करने के बाद। Yes, sir. y और x को Yes. आपस में एक्सचेंज कर दो, ठीक है। अभी y इन टर्म्स ऑफ x था, उसको x इन टर्म्स ऑफ y कर दिया, उसी का डोमेन लिख लिया और उसका नाम कर दिया रेंज, क्योंकि आपको मालूम है कि जीरो रख नहीं सकते इस पे, मतलब जीरो आएगा नहीं इसमें रेंज में। तो कुल मिला के आपको क्या मिल गया, कुल मिला के आपको ये मिल गया कि देयरफॉर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, क्योंकि कोडोमेन आपका नॉन जीरो रियल नंबर है ना, यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं सर। तो कोडोमेन Yes, जो है sir. अगर रेंज के बराबर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि द फंक्शन इज ऑन टू। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। आप इसको डेफिनेशन पे जाके जो है उस पे भी जाके आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि सिंस f ऑफ 1 अपॉन y इज इक्वल टू, क्या आएगा f ऑफ 1 अपॉन y, जैसे f ऑफ x है तो y आता है, तो ये आपका y मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हर एक नंबर जो किसी ने, भाई y सेट पे जो किसी न किसी का तो रेसिप्रोकल है ना x के, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज रेसिप्रोकल ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। ये बात बिलीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Therefore for all y belongs to second set, ठीक है, r स्टार, there exist x equal to 1 upon y, देखो x equal to 1 upon y such that f of x equal to y आ रहा है ना, ये एक्चुअल में x है तो y आना चाहिए। ये दूसरा तरीका है ऑन टू करने का। एक तो रेंज है, दूसरा ये कि डेफिनेशन पे जाके ऐसे आप लिख सकते हो। समझ में आ रही क्या चीजें कि नहीं आ रही? लेकिन जब इसी चीज को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं नेचुरल नंबर पे, नेचुरल नंबर पे जब रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो क्या वो अनटू होगा? अभी यहाँ पे नहीं नेचुरल होगा। नंबर जो है वो डोमेन है और एस्ट्रिक्स नॉन जीरो रियल नंबर है। अब सवाल ये आता है कि जैसे अगर मैं कोई, अब नहीं है तो काउंटर एग्जांपल लेना पड़ेगा, यहाँ इन जनरल प्रूव नहीं होगा, तो कोई एक एग्जांपल सोच के बताइए। जैसे 1/4। जैसे मैं अगर ले लूं कि आर स्टार मैं ले लूं 1/4 लोगे, अगर आप x 1/4 लोगे, y में लेना है जो भी लेना है, वो x सेट है या y सेट है, y सेट पे लेना है। तो अगर मैं ले लूं उससे कि भाई सपोज लेट आई टेक कि इफ y इज इक्वल टू 4, अगर y 4 है, ऐसा कोई x जो नेचुरल नंबर है साथ में, वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू y, मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल 4 मिल जाए आपको? यार 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है मैं आपको बता दूंगा कि 4 का रेसिप्रोकल जो है वो डेसिमल में कोई नंबर आएगा, बट 4 किसका रेसिप्रोकल है? किसी नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? इसको बोलते हैं काउंटर एग्जांपल लेना, एक ऐसा एग्जांपल लेना जिससे ये बात पता चल जाती है कि ये ऑन टू नहीं है। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ से आपको काफी डेप्थ में समझ में आया होगा 1 1 ऑन 2 के आंसर कैसे लिखने चाहिए, राइटिंग पार्ट कैसे है, क्योंकि बड़े नंबर का क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा 5 या 6 नंबर का यहाँ से आएगा। ठीक है, जो सेक्शन लास्ट वाला सेक्शन होता है ना, डी या ई कोई सेक्शन होगा, ये वहां आएगा क्वेश्चन। करेक्ट है क्या? तो आपका जो जैसे आप इसको कैलकुलस को काफी इंपॉर्टेंट ट्रीट करते होंगे, वैसे ही इस एक्सरसाइज को स्पेशली, ठीक है, 1.1 से भी या 1.2 से भी किसी न किसी एक से पूछा जाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन से भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रहा सवाल छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि 1 1 है कि नहीं चेक करो, लाइक 1 2 है कि नहीं चेक करो, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी आप लोगों को इस चैप्टर पे काम करना है, अभी 2 दिन आप इस पे काम करिए, इसके क्वेश्चंस बनाइए, एमटीजी लगाइए, लिखने का तरीका क्या है आपको सब कुछ समझ में आएगा अब आपको, ठीक है, आज की क्लास के बाद से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चारुल पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। Yes, sir.
check the injectivity and surjectivity of the following function. First अब है n से n तक जिन different. बच्चों को ये नहीं पता है कि इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, जिन्होंने नाम पढ़ के ही नहीं गए हैं और जान जरूर रहे हैं कि ये 1 अलग होता है, 1 अलग होता है, लेकिन ये नाम नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो ये ऐसा कोई टर्म उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि हमने तो भाई 1 पढ़ा था, यहाँ तो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव लिखा हुआ है। तो आप इसको जरूर याद रखेंगे कि इंजेक्टिविटी इज 1 एंड सर्जेक्टिविटी इज ऑनटूनेस। ठीक है, 1 और ऑनटूनेस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन चेक कर रहे हैं एक्स स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर का ग्राफ देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में वैसे ही फेल हो जाना है, नहीं हो जाना है, देख लो ना आप, कोई भी ले लो नेचुरल नंबर, तो आप कोई भी जैसे स्क्वायर ले लो, ठीक है। आपको मालूम है कि 4 का जो स्क्वायर है, अब यहाँ नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में क्या होगा, नेचुरल नंबर में डोमेन का लेफ्ट साइड हट जाएगा, खाली राइट साइड रहेगा, तो ये 1 होगा। हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर यूनिक होता है। जैसे मैं बोलूं कि f, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो सेट है, ठीक है, f n to n, कंफ्यूजन को हटाने के लिए एक को x और एक को y एज्यूम करके आपको बता रहा हूँ। तो y में कोई भी एलिमेंट ले लीजिए जो किसी ना किसी का स्क्वायर है, उसका प्री इमेज मिल जाएगा 16, x 4 ही आएगा। अब आप बोलेंगे प्लस माइनस 4 आना चाहिए, नहीं आएगा सर, क्योंकि नेचुरल नंबर है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। समझ में आ रही चीजें। अब वैसे भी ग्राफ आपको पता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन अगर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूं नेचुरल नंबर पे तो इतना ही बनेगा, बस यहाँ से इतना ही बनेगा ये वाला ग्राफ। तो आपको दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हमेशा पास होगा ये ग्राफ। 1 है, इंजेक्टिविटी है, लेकिन अगर डोमेन चेंज कर देते हैं, यहीं पे इंटीजर्स ले लेते हैं इसी क्वेश्चन में, तो वो नहीं रह जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब F16 जो है, क्लियर है, F16 जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ f of -4 इज इक्वल टू f of -4, x1 x2 रखते हैं, ठीक है, F16 के इक्वल होगा, मतलब 16 इक्वल टू 16। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की वैल्यू 16 तो आ रही है, एक की +4 आ रही है, एक की -4 आ रही है, लेकिन मतलब +4 इज नॉट इक्वल टू -4, ये समझ में आ रहा है। तो ये 1 नहीं है, इंटीजर्स के लिए 1 नहीं है, क्योंकि इसके 2 ब्रांच हो जाते हैं। जब कभी भी ऐसा y एक्सिस पे कोई चीज सिमेट्रिक बन जाए, वो वैसे भी नहीं होने वाला है 1, और कोई चीज अगर x एक्सिस पे सिमेट्रिक हो जाता है तो वो फंक्शन ही नहीं रहता है, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो जाता है। ये 2 अलग अलग बातें हैं जिसको हम साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? ऑनटूनेस के बारे में बात करते हैं। अब मैं आपको कोई एक नंबर दे देता हूँ, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर लिख दिया। नेचुरल नंबर के सेट में बहुत सारी चीजें आ जाती, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट नंबर जो है, स्क्वायर नंबर के बारे में अगर मैं ना भी बात करूं, ठीक है, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको रेंज और कोडोमेन समझना जरूरी है, और ये जानने के लिए कि ये नहीं है, सबसे आसान होते हैं नहीं वाले सवाल बनाने के लिए। अगर आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज नॉट ऑन टू, आपको सिर्फ एक कोई एग्जांपल सोच लेना है कि सर 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, और 3 नेचुरल नंबर भी है, और उस नेचुरल नंबर के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 3 y में है, ठीक है, if for 3 belongs to y, that does not exist any x belonging to capital X such that कि वो f of x 3 दे दे आपको, मतलब किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अब जो चीज मैं आपको वर्ड्स में बोल के दिखा रहा हूं कि सर 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, आंसर में तो आप ये नहीं लिखोगे ना बोर्ड में जाके, ऐसे पैराग्राफ में तो आंसर नहीं लिखते हम लोग, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके लिए मैथमेटिकल टर्म का यूज करना पड़ता है। तो मैथमेटिकल टर्म यही है, यही काउंटर एग्जांपल है देने का, ठीक है। दैट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे लिखेंगे। अगर आप सिंबल में नहीं लिखना चाहते, थोड़ा वर्ड्स में ज्यादा लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस 3 belongs to natural number but there does not exist, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, there does not exist, ऐसा एक पूरा फ्रेज लिख सकते हैं, does not exist, कोई भी x बिलोंग नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर में, पहले वाले नेचुरल नंबर में, सच दैट कि f of x जो है वो
आपको 3 दे दे, ऐसा कोई x हमारे पास नहीं है। यही काउंटर एग्जाम्पल कहलाता है, किसी भी चीज को नॉट प्रूव करने के लिए, नॉट नहीं है ये बताने के लिए। तो पहला वाला तो इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है, वन है और ऑन टू नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं कि वन है तो वो ऑन टू भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वन है ऑन टू नहीं। क्लियर है क्या पहला वाला क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन तो वन ही नहीं है, ठीक है, ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि अभी भी यही चीज है कि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है। तो काउंटर एग्जांपल देने जहां जहां क्रॉस है ना कि ये नहीं है। अब वन क्यों नहीं है तो आप बता सकते हो वन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है वन? अभी मैंने आपको बताया कि f ऑफ -4 जो है वो f ऑफ -4 +4 के इक्वल हो रहा है, लेकिन -4 जो है +4 के इक्वल नहीं। ऐसे कई एग्जांपल आप बना सकते हैं स्क्वायर नंबर पे। क्लियर है क्या बच्चों? Yes. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों समझ में आ गया है। आपके लिए आगे के क्वेश्चंस होमवर्क हैं, आप उस पर काम करिए। कुल मिला के मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक आपको जितने भी फंक्शन है उसकी बेसिक्स नहीं पता होंगी, डोमेन के बारे में आइडिया नहीं होगा, रेंज के बारे में आइडिया नहीं होगा, उसके ग्राफिंग के बारे में आइडिया नहीं होगा, वो किधर मुड़ता है किधर जाता है, कहाँ अप है कहाँ डाउन है कैसा है, आप क्वेश्चंस को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो लिखेंगे कैसे बताइए? चलो आपने वन सीख लिया, ऑन टू सीख लिया, अब उसको कनेक्ट करना है क्वेश्चन के साथ में। तो जब तक फंक्शन के बारे में डेप्थ में नॉलेज नहीं रहेगा, आप हाउ टू राइट द आंसर, ठीक है, उस क्वेश्चन को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से कहीं ना कुछ आप एरर कर देंगे और बहुत आसान से सवाल को भी आप गलत बना के आ सकते हैं। मेरे बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? फंक्शन पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। अब ये कहाँ है? ये क्लास 11th में है, जो आपने पूरा डोमेन रेंज पढ़ा है, ग्राफिंग पढ़ी है, तो थोड़ा उठा के रिवाइज करना है, सब मिला के एक ही बात है। क्लियर है क्या? तब जाके आपको वन और ऑन टू और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ सिलेबस में क्या है, 11th में आपको आधा फंक्शन पढ़ा देते हैं, इसलिए बहुत डिटेल में बात नहीं होती। वन के बाद ऑन टू के बाद वो बता के छोड़ देता है और बोलता है बनाओ क्वेश्चन तुम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, पढ़िए करणप्रीत सिंह। Prove that the greatest integer function r into r given by function equals to x is neither 1 on 1 nor on 2, where x denotes the greatest integer less than or equal to x. जहां कहीं बोल दे नहीं है, आपका काम मैं बता दूं आधा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको एक ही एग्जांपल सोचना पड़ता है कि वन नहीं है तो उसके लिए सोच लो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेने बोलूं, तो ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो बिल्कुल सेम होता है। फॉर एग्जांपल 1.5 और 1.75। 5.3 ले लेते हैं, दोनों का बिल्कुल सेम आएगा आउटपुट। Yes, sir. मतलब क्या हुआ, इमेजेस तो इक्वल है, तो क्या प्री इमेज इक्वल है क्या? है ना, इक्वल है कि नहीं? ये हाँ सर, प्री इमेज इक्वल। प्री इमेज कहाँ इक्वल है रे? प्री इमेज इक्वल कहाँ है? 5.2 5.3 के कहाँ इक्वल है? वो तो इमेज है, 5 जो निकाले हैं वो तो इमेज है। इमेज तो इक्वल है लेकिन प्री इमेज इक्वल नहीं है चीजें। अब ये कैसे आपको मालूम चलेगा कि मेरे को आंसर लिखना है? ये जब तक आपको ये फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये जो फंक्शन है किस तरह का फंक्शन है, इसका ग्राफ किस तरह का है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नेचर क्या है, कैसा होता है, जब तक आपको फंक्शन के बारे में डिटेल नहीं पता रहेगा ना, आप आंसर लिख ही नहीं पाओगे। मैं बता दूं आपको, आप लोग को मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कहाँ पे काम करने की जरूरत है? वन ऑन टू का तो डेफिनेशन काफी है, 12th के सिलेबस के लिए हो गया, उसका काम खत्म। अब मेन काम शुरू होता है वापस, जो 11th में आप भूल चुके हो, जो आपको याद नहीं है। क्या याद नहीं है? कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका नेचर कैसा है, उसमें क्या इनपुट रखने से क्या आउटपुट आता है,
उसका बिहेवियर कैसा है, समझ रहे हो ना आप, स्क्वायर फंक्शन कैसा है, क्यूब कैसा है, रेसिप्रोकल, वही फंक्शन देख रहे हो आप जो 11th में पढ़े होगे स्टार्टिंग में, कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब आपको मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पे काम करना है आपको। तो आप थोड़ा ग्राफिंग Yes. करिए, ठीक है, ये करिए वो करिए, बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे तभी। अब जब ये सब आप कर लेते हैं तब थोड़े और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको क्लास 12th में, ठीक है, जिनको आप बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे अगर आपको डोमेन रेंज और ग्राफिंग के बारे में आइडिया है। कुल मिला के फिर वही घुमा फिरा के बात होती है कि फंक्शन के बारे में अगर पूरी जानकारी है तो आप क्वेश्चंस के आंसर कभी गलत नहीं लिखेंगे, और कैसे लिखना है इसमें भी आपको कोई डायलेमा नहीं रहेगा, आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि ऐसे इस तरह से आंसर बनाना है। ऑन2 का अगर एक एग्जांपल मैं आपको लेके बताऊं, अब देखो यहाँ पे रियल नंबर लिखा हुआ है ना, रियल नंबर से रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। बताओ ये ऑन2 क्यों नहीं है? अब आप बोलेंगे सर 0.3 तो किसी का भी आउटपुट नहीं आता है, तो लिख देंगे यहाँ, since there does not exist x belonging to natural number, कोई नेचुरल नंबर, कोई रियल नंबर नहीं है आपके पास जिसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में रख दो और 0.3 आंसर आ जाए। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में सारे के सारे आउटपुट क्या होते हैं? इंटीग्रल पॉइंट्स होते हैं, फ्रैक्शन वाले, डेसिमल वाले एक भी नंबर नहीं होते। काउंटर एग्जांपल है। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में ही पता नहीं तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? आपको पता है 1 1 क्या होता है, ऑन2 क्या होता है, इतना ही सोचना है कि काउंटर एग्जांपल सोचना है आपको, लेकिन उतना ही आप नहीं सोच पाएंगे क्योंकि आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता है। क्लियर है क्या? तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वही पहले लगाने हैं आपको, भूल से भी आप एमटीजी पे भी मत जाना। सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस आप बनाएंगे, कंसेप्ट जब तक बिल्ड नहीं होगा, वो कॉन्क्रीट नहीं हो जाएगा कंसेप्ट, तब तक आप आगे बनाएंगे तो वो आपको वैसे भी ज्यादा दिन तक वो चीज आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है क्या मेरा मैसेज? चलिए, आप लोगों Yes. का काम शुरू होता है आज से, ठीक है, आज से आपका काम शुरू होता है। 2-3 दिन तक मैंने काम किया, आपको 1 1 पे, ऑन2 पे डेफिनेशन बताया, कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश की, काफी हद तक हमने कंसेप्ट बिल्ड कर लिया है। अब आपका काम शुरू होता है सेकेंड साइड पे, और आप लोगों को फंक्शन के बारे में काम करने हैं। जितने फंक्शन पढ़े हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, क्लास 11 की बुक अगर होगी तो देखिएगा आप निकाल के, उन सब के डोमेन रेंज रिवाइज करिए, मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होते हैं, क्यूब फंक्शन क्या होते हैं, सब सारे फंक्शंस पे काम करिए, यही सब फंक्शन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप उस पे काम कर लेंगे ना, आप बहुत आसानी से एकदम फटाफट जल्दी जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी कि हाँ यहाँ ये होना है, वहां वो होना है, तब प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। अदरवाइज आपको बड़ा बर्डन लगने वाला है और आप सोचेंगे कि ये रटने वाला काम है। क्लियर है क्या? चलिए, Yes. मिशन फंक्शन में लग जाइए, और कल की क्लास में आप सबको पूछेंगे कि किस किस फंक्शन के बारे में आप लोग क्या क्या नॉलेज रखते हैं। कल टोटल वाइवा होगा अबाउट फंक्शंस। हम 1 1 के बारे में बात करेंगे और ऑन2 के बारे में भी बात करेंगे। अभी तक हम सिर्फ डोमेन और रेंज के बारे में बात करते थे। इंक्लूडिंग डोमेन एंड रेंज विल टॉक अबाउट 1 1नेस एंड ऑन2नेस अबाउट द फंक्शंस आल्सो टुमारो ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस व्हाटएवर यू हैव लर्नड इन द क्लास 11। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir.